आज यहाँ पर पिछड़े वर्ग की ज्यादातर संख्या है और ये सच है कि मैं धन्यवाद दो महापुरुषों को जरूर दूंगा। एक तो चौधरी चरण सिंह को, जिन्होंने मंडल आयोग की स्थापना की, और एक बीपी सिंह जी को, जिन्होंने उसे लागू किया था, जिससे इस वर्ग को कुछ अधिकार मिल सके। अधिकार आए, नीचे आए, लेकिन धरातल पे, गांव में, कच्चे मकान में, झोपड़ी में, टूटी हुई छत में शायद वो अधिकार इतना पहुंच नहीं पाया जितना पहुंचना चाहिए। और उसे पहुंचाने के लिए एक शुरुआत हुई हरियाणा से, जैसे भाई देवेंद्र ने बताया कि जिस तरह से एससी समाज में कहीं ना कहीं ऊपर रह जाता था, जो उनका रिजर्वेशन है 22%, उसे पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय नायब सैनी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर जो पहुंचाया है, ये काम हर वर्ग के लिए आगे बढ़े, हर वर्ग के गांव तक पहुंचे। हमें जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो आरक्षण, वो हमारे नीचे तक जाना चाहिए। वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ वर्ग उनका ज्यादा फायदा लेते हैं और जिन्हें वाकई मिलना चाहिए, जिन्हें वाकई दिक्कत है। मैं तो अति पिछड़े में बहुत से ऐसे समाज को जानता हूं जो ऐसी समाज से भी जिनकी हालत खराब है। सच्चाई है कड़वी, ये समाज का एक सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है, और सच्चाई को अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। इतनी बड़ी संख्या, जिनकी देश में इतनी बड़ी संख्या हो, अगर वो 7 कदम ताल पर नहीं चलेंगे, ये आर्थिक असमानता अगर बढ़ती जाएगी, अगर आर्थिक असमानता बढ़ेगी तो देश तरक्की कैसे करेगा? जब देश का एक बड़ा वर्ग गांव में उसी हालात में जिएगा तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश को सबको साथ लेकर आगे बढ़ना, यही सामाजिक न्याय कहता है कि सबको साथ आगे लेकर हम बढ़े किसी भी तरह से। यह असमानता है, यह असमानता कहीं ना कहीं दूर होनी चाहिए। और जहां आरक्षण का ज्यादा लाभ है, जिस वर्ग को कम लाभ मिल पा रहा है, ऐसी व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए कि आरक्षण का प्रावधान लाभ सबको साथ मिल सके। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आज इस मुजफ्फरनगर से उठा है, और ये मुजफ्फरनगर से उठ के देश के हर कोने में जाएगा। आज मैं आपको बताता हूं, एक मुद्दा जो देवेंद्र ने उठाया है वो बहुत आगे तक जाएगा, वो है धार्मिक आधार पर आरक्षण। कोई नहीं बोल रहा है इस बात के ऊपर देश में। आरक्षण की व्यवस्था जब बाबा साहब ने की तो जो भेदभाव हुआ जिन समाज के साथ, उस समाज को बराबरी देने के लिए व्यवस्था है। एक तो सामाजिक आधार पर आरक्षण जो भारतीय संविधान करता है, आर्थिक आधार पर आरक्षण आदरणीय प्रधानमंत्री ने ईडब्ल्यूएस पर 10% किया। तो जो बाबा साहब का सपना था, जो सामाजिक भेदभाव जिन वर्गों के साथ हुआ, उन्हें एससी आधार पर एससी में आरक्षण मिला और बैकवर्ड में आरक्षण मिला। लेकिन जो लोग धर्म बदल गए, जो इस बात से कहीं ना कहीं उनके धर्म बदल के दूसरे धर्म में चले गए, जब देश का संविधान इजाजत नहीं देता कि धार्मिक आधार पर आरक्षण हो, तो कांग्रेस की सरकार के द्वारा कुछ तो प्रदेशों में धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया गया, चाहे वो तमिलनाडु का आरक्षण हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश का आरक्षण हो, या कई प्रदेश का आरक्षण हो। पश्चिम बंगाल का आरक्षण जब सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त किया तो कहा भी सुप्रीम कोर्ट ने कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन मैं अपने जनपद में आज कहता हूं, ओबीसी में जो रिजर्व होती है सीटें, कितनी सीटों पर मुस्लिम प्रधान बने हुए हैं, कितनी सीटों पर मुस्लिम बीडीसी बने हुए हैं। अगर वो अधिकार उन्हें ना मिलता तो वो अधिकार किसे मिलता? मेरे कश्यप भाई को मिलता, मेरे प्रजापति को मिलता, मेरे पाल को मिलता। उन गांव का कौन प्रधान होता? उन गांव का कौन बीडीसी होता? यही मिलता। तो ये क्यों कर दिया भाई आपने? जब धर्म बदल लिया, हम चले गए भेदभाव से अलग हटके, और जब वो कहते हैं कि हमारे धर्म में भेदभाव नहीं है, जातियां नहीं है, तो इसमें आरक्षण क्यों है? बैकवर्ड में उनका आरक्षण, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण का लाभ अगर कोई आज ले रहा है सबसे ज्यादा, तो ईसाई ले रही है। जो कन्वर्ट होकर ईसाई बन गए, वो एक प्रदेशों के मुख्यमंत्री बन गए आरक्षण लेने के बाद। जब आप ईसाई बन गए, आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, तो आरक्षण क्यों ले रहे? तो साथ के साथ देवेंद्र भाई मांग ये भी है, यही नहीं कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, धार्मिक आधार से जो हमारे अंदर आरक्षण के अंदर घुस गए, उनको भी कहीं ना कहीं बाहर निकालने की आवश्यकता है। बहुत बड़ा वर्ग है, इसमें आप सबको फायदा होगा। और ये आवाज आज जो मुजफ्फरनगर से उठी है, ये बहुत दूर तक जाएगी। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो जनता के बीच में गड़बड़ा देते हैं, और मैं बधाई दूंगा देवेंद्र को, इस मुद्दे को आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देश तक ये मुद्दा जाए तो उस पर कहीं ना कहीं आगे बढ़े। एक बात और होती है बार बार, पिछले 10 साल में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए,
देश में बदलाव आया, स्थितियां ठीक हुई जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बड़ी, माहौल ठीक हुआ। और मैं 2 बार सांसद रहा हूं, केंद्रीय मंत्री। अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान मुझे बनाने में है तो इस समाज का योगदान है जो मेरे सामने बैठा है। आपके आशीर्वाद से मुझे मैं बनाऊं, और आखिर में जब मुझे हराएगा तो मेरे अपने को तोड़ कर आएगा। कोई मेरे गुनाह नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन हमारे अंदर फूट डाली गई। हमारे अंदर जो फूट डाली गई, आज उसका खामियाजा हमने भुगता है। हमें छोटी छोटी जातियों में बांट दोगे और अपने आप इकट्ठे रहोगे, और उसका क्या होगा दुष्परिणाम हमने पहले भी भुगता, आपस में बंटवारे का, और हम आज में भुगत रहे। मैं सर्व समाज से कहना चाहता हूं, हमें नहीं बंटना, हमें जातियों में तोड़ेंगे मत टूटना, भाइयों मत टूटना। जाति में टूट कर देश को तोड़ने की साजिशें पहले भी हुई है और देश को तोड़ने की साजिशें आगे भी हुई। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो आज नहीं कल आएगा। अब बहुत सी नौकरियां संविदा के आधार पर होने लगी। प्रदेश में आप भी देखते होंगे, बच्चे हैं हॉस्पिटल में, संविदा के आधार पर नौकरी लगते हैं। बहुत से विभाग है जब संविदा के आधार पर नौकरी लगते हैं। जब सरकार तनख्वाह देती है तो संविदा में आरक्षण बैकवर्ड का क्यों लागू नहीं होना चाहिए, बताओ आप मुझे। अगर वो परमानेंट वैकेंसी थी तो आरक्षण था, संविदा में आई तो आरक्षण नहीं। संविदा की नौकरी में भी आरक्षण की व्यवस्था प्रदेश और देश में लागू होनी चाहिए। संविदा की नौकरियों में सरकारी टेंडर निकलते हैं, कुछ लोग लेके बैठ जा, एक गरीब का बच्चा कहां से इतनी बनाएगा हैसियत, कहां से बराबरी करेगा बराबर की। कई विभागों में हुआ है, कहीं ना कहीं यह समान व्यवस्था लाने के लिए सरकारी नौकरी हो चाहे सरकारी टेंडर हो, कम से कम सरकार को व्यवस्था ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि हर समाज को नीचे तक लाभ उस बात का पहुंचाया जाए। सरकारी नौकरी या सरकारी टेंडर कहीं एक वर्ग तक सीमित न रह जाए। एक जिसे हम क्रीमी लेयर कहते हैं ना जी, वो क्रीमी लेयर में आकर रुकने लग रहे हैं। इस क्रीमी लेयर को हटा के इन वर्गों को उसका लाभ दिलाने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, मुझे ऐसा महसूस होता है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सबने बड़े शौक से, मेरे याद है मेरी चरथावल विधानसभा पड़ती है, मैं सांसद था, केंद्रीय मंत्री था, मैंने पहला टिकट अगर किसी का मांगा तो मेरे स्वर्गीय मित्र विजय कश्यप का अपनी विधानसभा से टिकट मांगा। आज मैं उनको याद करता हूं, क्योंकि पहले व्यक्ति थे आपके समाज के अति पिछड़े, जो सिर्फ विधायक नहीं बने, प्रदेश में मंत्री के पद पर भी सुशोभित हुए। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो वहां से लड़ा, मिथिलेश पाल को बना भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल से। अगर चरथावल लड़ा तो पहले तो विजय कश्यप को, फिर बहन सपना कश्यप को लड़ा। अगर खतौली लड़ा तो पहले विक्रम सैनी और फिर राजकुमार सैनी को लड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया, किसी और पार्टी ने नहीं। कोई और पार्टी तो हमारी वोट डाल कटवाने के लिए तो खड़ी करती है, हमें जनप्रतिनिधि बनाने के लिए खड़ा नहीं करता कोई भी। हाँ, हमें टिकट दे देंगे, वोट काटने के लिए जा, वोट काट ला, वोट काट के और जो एक वर्ग विशेष को बढ़ावा देने का काम तो करेंगे, लेकिन हमें जनप्रतिनिधि बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी आगे नहीं आई। 7 साल से 7.5 साल से प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कानून व्यवस्था बेहतर हुई पहले से बहुत ज्यादा। एक तो मैं निवेदन करूंगा, हमारा जो पिछड़ा अति पिछड़ा समाज है, जो सरकारी योजनाएं हम क्यों उनका लाभ नहीं ले पाते। आयुष्मान होगा तो किसी वर्ग विशेष को चला जाएगा, प्रधानमंत्री आवास बनेगी किसी और के बन जाएंगे, कहीं ना कहीं विधवा पेंशन मिलेगी उसमें हम सबसे पीछे, विकलांग पेंशन मिलेगी उसमें हम सबसे पीछे, राशन सबसे पहले हमारा कटेगा। हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी इस बात को देखना पड़ेगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब, हमसे बड़ा गरीब कौन, कि सरकारी योजनाओं पर भी आपको दृष्टि देनी पड़ेगी, अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने लोगों को खड़ा पड़ना पड़ेगा। जैसे आज आपने देवेंद्र कश्यप को खड़ा किया, ऐसा खड़ा करना पड़ेगा आपको। यही लोग तो लड़ाई लड़ेंगे, यही लोग तो आपकी लड़ाई लड़ेंगे। कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई? यही आगे बढ़ाएंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ हम लोगों में इस बात के प्रति उत्साह होना चाहिए। एक वर्ग विशेष आता है, लाइनें लग जाती है बहुत लंबी लंबी, पता नहीं कहां से फार्म भरते हैं, हमें पता लगने से पहले फार्म भरे जाए उनके, और हमारे वाला 2 साल बाद पूछेगा बेचारा भाई कोई योजना लिख दी थी, नहीं लिख दी थी। ये सच्चाई है कि कड़वी। हमें इन योजनाओं का लाभ कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। और ये सरकारी सिस्टम है ना भाई, ये सरकार किसी को नहीं को सुधार सकता। नेता तो सुधार दिया नरेंद्र मोदी ने, नेता तो हो गए सारे ईमानदार,
पर ये अधिकारी है भ्रष्ट, ये नहीं सुधरे किसी में भी, वो सच्चाई बता रहा हूं कर भी। अगर थाने और तहसील के भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा किसी पर असर पड़ता है तो इस अति पिछड़े समाज के ऊपर पड़ता है। अगर शोषण होता है तो इस समाज का होता है। ये तो लेके बैठ जा। मैं अभी आया हूं किताबी से, मैं सुन का होता ही 10 साल मेरे यहां तो 24 घंटे कोई भी आ सकता था। शनिवार इतवार को बैठू था, कई के 1000 लोग आते थे। अब एक मिला, उसने मुझे कहा कि अब तुम तो मिलते नहीं, अब तो थाने में भी पैसे देने पड़े और भाई तहसील में पैसे देने पड़े। लूट के अड्डे बना दिए थाने और तहसील। यह स्थिति इन सरकारी कर्मचारियों ने कर दी। इनसे लड़ना पड़ेगा, पार्टी हमारी है, सरकार हमारी है, फिर भी लड़ना पड़ेगा इस भ्रष्टाचार से। इस भ्रष्टाचार को उजागर करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार की अगर चोट पड़ती है तो सबसे कमजोर व्यक्ति पर पड़ती है, अमीर व्यक्ति पर चोट नहीं पड़ सकती। जो दमदार है उस पर चोट नहीं पड़ने की। अगर भ्रष्टाचार की चोट पड़ेगी तो हम पर पड़ेगी। आज बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें आई हुई हैं, मैं अभिनंदन करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा और मैं माताओं बहनों से कहूंगा, हो रहा है करो बहन जी, 33% आरक्षण लागू हो रहा है आपके नाम का, मोदी जी ने कर दिया। 2029 में 33% एमपी बढ़ोगी और उसके आगे विधानसभा में हो सके 27 में लागू होगा, नहीं 32 में 33% महिला सांसद बनेंगी, 33% महिला विधायक बनेंगी। तो आप नहीं आज्ञा होगी तो विधायक और सांसद तो आप में से बनेंगे। हम और देवेंद्र हो सके पीछे रह जाए आपके, आप आज्ञा हो जाओ, हम आपके पीछे हो जाए। तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ये लड़ाई हमारी है, सरकार की लड़ाई नहीं है। भ्रष्टाचार दूर करने की लड़ाई, सरकार का कुछ नहीं जा रहा इसमें, वहां तक बात नहीं पहुंची। सरकार बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ा ढांचा होता है। आज एक मुहिम की शुरुआत और करनी है, मेरे जिला अध्यक्ष बैठे हैं। इस मुजफ्फरनगर जनपद में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई चुनाव हारने के बावजूद मैं लड़ूंगा भाई। हमें सरकारी अधिकारी और कर्मचारी ये सोचते हैं कि तुम भ्रष्टाचार के लिए तो इनके खिलाफ एक लड़ाई हम लड़ेंगे और वो लड़ाई जमीन से लड़ी जाएगी। कुछ पत्रकार भाई मेरे से पूछेंगे तुम्हारी तो सरकार है, लड़ाई क्यों लड़ोगे भाई? भाई सरकारों में भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि सरकारों में लड़ाई बिना लड़े कुछ नहीं होता। आज हम इकट्ठा हुए हैं लड़ने के लिए और मैं फिर यही रहूंगा। अगर थाने और तहसील की दलाली समाप्त ना हुई तो अगर अपनी सरकार में भी धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा तो उससे पीछे कहीं भी नहीं हटेंगे। अरे भाई पीछे ये तो थानों का भ्रष्टाचार है, ये जो म्यूजिकल चेयर है, हम सब लोग मिलकर इसके खिलाफ लड़ेंगे। और ये जो 2-3 मांगा देवेंद्र कश्यप जी ने उठाई है, ये दूर तक जाएंगी और आपकी इस लड़ाई में कंधे से कंधा लड़ाकर मैं आपके साथ हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।